तुम लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था डीएनए फिंगर, करेक्ट। ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, इसमें हमने बात किया था कि इसको डीएनए टाइपिंग भी कह सकते हो या डीएनए प्रोफाइलिंग भी कह सकते हो, है ना। ये क्वाइट डिफरेंट है, तो ये क्वाइट डिफरेंट है। जैसे हम कहते हैं कि डीएनए का बात करते हैं कि डीएनए सबका डिफरेंट होता है, फिंगरप्रिंट भी डिफरेंट होता है, मगर हम मैनिपुलेट करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। मगर जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है वो सेम रहता है, वो हम कर ही नहीं सकते उसको मैनिपुलेट। यही पिछले क्लास में बात किया गया था। देखो, तो डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है उसको हम लोग डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। हर एक जितने भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है सबका अपना फिंगरप्रिंट्स यूनिक होता है, करेक्ट। मगर उसको हम अल्टर कर सकते हैं एक सिंपल सर्जरी से भी, यही बताया था मैंने पिछले क्लास में। हाँ, वो ये अलग बात है कि आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है आपका, जैसे कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है तो उसमें आप अपना फिंगर का ही देते हैं और ये यूनिक रहता है, मगर फिर भी उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। मगर जो डीएनए जो प्रिंटिंग है उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल क्या है डीएनए, यही सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि बेस पेयर है जी। ये बेस पेयर है डीएनए मॉलिक्यूल जो कि यूनिक है हर पर्सन का, बात समझे, और यूनिक इन्फॉर्मेशन है ये। द यूनिक सीक्वेंस इज सेम फॉर एवरी सेल, हर एक सेल का अपना सिमिलर रहता है, सीक्वेंस सेम रहता है, और इसलिए इसको अल्टर करना, इसको चेंज करना बाय टेक्नोलॉजी का भी हाथ की बस की बात नहीं है, समझ रहे हो। देखो, अराउंड लगभग 99.9% जितने भी ह्यूमन जीनोम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मगर 0.1% डिफरेंट हो जाता है। और 0.1 मतलब बहुत ज़्यादा होता है, 30 लाख होता है, यानी कि 3 मिलियन तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड होता है, इतना बेस पेयर होता है, तो उसमें कितना ज़्यादा आ जाएगा। और इसी को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, और यहीं पे हम बोलते हैं कि जो म्यूटेशंस है, जो वेरिएंट है, पता चलता है यही जीनोम सीक्वेंसिंग करके। और हमने देखा है कि यूके ने कितना बढ़िया किया है, बात समझ रहे हो। ये जो 3 मिलियन पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यही डिफर करता है एक ह्यूमन बींग को दूसरे ह्यूमन बींग से, बात समझे। और देखो, यही हम बोले थे कि शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, एक सीक्वेंस में रहेगा फिर रिपीट करेगा। द SDR वेरी नॉट ओनली इन दैट सीक्वेंस, केवल सीक्वेंस में वेरी नहीं करेगा, साथ साथ तुम्हारा रिपीटेशन में भी करेगा। हो सकता है ये रिपीटेशन 2 बार हो, 3 बार हो, फिर 8 बार हो, इस तरह का। पिछले क्लास में बताया था मैंने, मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक मॉड्यूल रहे बच्चे लोगों के पास, ठीक है। सो यूजिंग दिस डीएनए सैंपल्स फाउंड एट अ क्राइम सीन, अब क्राइम सीन पर मान लो कि उसका पहले से रिकॉर्डेड है डीएनए, तो पता चल जाएगा कि पर्टिकुलरली पर्सन ही क्राइम किया है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो डीएनए सीक्वेंसिंग यहाँ पे देख लो, हो सकता है 7 के बाद रिपीट हो। जैसे एग्जांपल नीचे देख लो, 2 न्यूक्लियोटाइड रिपीट यूनिट मतलब क्या, CA 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 इस तरह है। 3 न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, GC GC इस तरह है, GCC GCC इस तरह है। 4th का मतलब होगा AATG AATG, इस तरह न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहा है, समझ में आ गया। अब ये क्या है, 7 टाइम रिपीट हो सकता है, 8 टाइम, कितना भी रिपीट हो सकता है। तो एक सीक्वेंस, नीचे वाले को सीक्वेंस कहते हैं, ऊपर वाले को रिपीटेशन कहते हैं, समझ में आया चीज़। यही तुम्हारा डीएनए का बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है यही सबसे तुम्हारा डिफरेंट है। अब देखो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो मैंने कहा कि फॉरेंसिक लैब में हम यूज़ करते हैं क्रिमिनल्स के लिए, जो बात कर चुके हैं। पैटर्निटी, फादर कौन है, डीएनए टेस्ट करवा लो, पता चल जाता है, क्योंकि जो पिताजी का जो डीएनए होगा वो 3 मिलियन बेस पेयर में भी बहुत सारा चीज़ मिलेगा उनका, उसमें भी डिफर होगा, मगर काफ़ी मिल जाएगा। इससे हम इस कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि यस, इसके फादर यही है। डेड बॉडी मान लो किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी पता चल जाता है कि इसके फादर मदर कौन है, ठीक है। रेशियल ग्रुप्स को भी करने के लिए, या इवोल्यूशन कहाँ से ये ट्रेस आउट आया, मंगोलाइट कहाँ से आया है, आर्यंस कहाँ से आया है, यदि हमारा चीज़ मिल गया सेंट्रल एशिया से, हम कह सकते कि यस सेम डीएनए स्ट्रक्चर शेयर करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे एक नए नए हिस्ट्री फिर से रचे जाएंगे, समझ रहे हो बात को। तो मैं ज़्यादातर जो भारत में जो ज़्यादातर यूज़ होता है, मैं कहना चाहूँगा तुमको, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स के तौर पर भी होता है, और ज़्यादातर पैटर्निटी के लिए होता है, बात समझ। एक्सीडेंट में भी होता है, और रेशियल ग्रुप्स अब उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हो चुका है उसका। जीन थेरेपी, देखो ये नेक्स्ट टॉपिक था। जीन थेरेपी का मतलब क्या हुआ कि कोई जीन खराब है उसको हटा के मैनिपुलेट करके सही उसको कर देना, फिक्स कर देना, दैट इज अ जीन थेरेपी, है ना। तो जीन थेरेपी इज अ डिज़ाइन टू इंट्रोड्यूस अ जेनेटिक मटेरियल, हम जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं सेल में, ताकि जो एबनॉर्मल जीन है, ठीक है, जो काम नहीं करा उसको हटा सके और हम सही जीन वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सके, दैट इज अ जीन थेरेपी। थेरेपी का मतलब ही है ट्रीटमेंट, यानी कि जीन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो जो एबनॉर्मल जीन है उसको हटा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नया, या फिर जो एबनॉर्मल है उसको ही ठीक कर दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यदि म्यूटेटेड जीन है, यानी कि जो खराब हो गया है जीन,
उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रोटीन आना चाहिए, जो प्रोटीन बॉडी में, क्योंकि जीन का काम क्या है, डीएनए वाला पार्ट है, डीएनए का काम क्या है, प्रोटीन बनाना है, कि जाके आरएनए को बोलेगा, आरएनए दौड़ते हुए जाएगा, सब ये डीएनए ये पूरी तरीके से प्रोटीन मेकिंग इंस्ट्रक्शन देता है ये कि प्रोटीन बनाना है राइबोसोम को, जानते हुए सब चीज़, ये बेसिक बायोलॉजी में बात किए थे इसके बारे में। यदि म्यूटेटेड जीन, ठीक है, जिसको बनाना है नेसेसरी प्रोटीन और वहाँ पे बना नहीं पाया, मिस नहीं कर पाया, तो जीन थेरेपी एक नंबर का, ठीक है, वो नॉर्मल कॉपी जीन को फिर वहाँ पे देता है, रिस्टोर कर देता है प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन फंक्शनिंग वो सबसे फिर रिस्टोर कर देता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। जीन जो हम इंसर्ट करते हैं सेल में, ऐसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं कि यदि हम बैक्टीरिया में कर दे तो बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम होता है, वो पूरी तरीके से आपको वो कर देगा, डिफेंस कर देगा, क्योंकि बैक्टीरिया इसीलिए करोड़ों साल से जी रहा है, हमसे ह्यूमन बींग से पहले आया, उसका हाई इम्यूनिटी होता है। तो आप ऐसे जीन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी भी सेल में। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके लिए वैक्टर होने चाहिए जो ट्रक की तरह काम करे, बात समझे। तो इसलिए वैक्टर की ज़रूरत है जो जीन को डिलीवर कर सके वहाँ सेल में। तो सर्टन वायरसेस यूज़ किया जाता है वैक्टर्स के लिए, जो कि हार्म नहीं करते हैं, एज ए कैटलिस्ट काम नहीं करते, एकदम न्यूट्रल रहते हैं, समझ गए। मैं उसको भी न्यूट्रल किया जाता है तब वो न्यूट्रल रहता है, ये भी समझो। ये वायरसेस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो अपने आप कोई डिजीज क्रिएट ना कर दे, इसलिए हम उसको वैक्टर कहते हैं। केवल चुपचाप वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके चलेगा वहाँ पे लेके जाएगा। वैक्टर देखो इंट्रावेनियसली भी डायरेक्टली इनटू स्पेसिफिक टिश्यूज इन द बॉडी, इनके डायरेक्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देना, ठीक है, इसको बोलते हैं विवो जीन थेरेपी। और कुछ कुछ होता है कि पेशेंट का सेल ले गए, निकाल लिए, लैब में काम किए, उसके बाद फिर से हम रिटर्न कर दिए पेशेंट्स के अंदर, इसको बोलते हैं विवो जीन। यानी कि दो तरीके से हो सकता है, एक आपका दोनों ही विवो जीन थेरेपी है, एक आप लेबोरेटरी में कर सकते हैं, एक बॉडी के डायरेक्ट अंदर कर सकते हैं, ठीक है। ये बात किए थे पिछले क्लास में। एडवांटेज क्या है, जीन थेरेपी बहुत सारे जेनेटिक डिजीज को ये कर सकता है ट्रीटमेंट, जिसका अभी तक कोई इलाज दूसरा तरीका नहीं है। ये अब अद्भुत चीज़ है। जीन थेरेपी हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कैंसरस सेल खत्म कर सकते हैं। और जीन एक्सप्रेशन कैन बी कंट्रोल। जीन एक्सप्रेशन मतलब क्या हो सकता है कि जीन मतलब जीन के जो ट्रेड्स है, कैरेक्टर है, हो सकता है गलत जीन आपके फादर से आपको आ गया हो, गलत जीन नहीं मतलब आपको रिजल्ट में गलत दे रहा है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, एंड सो ऑन। मगर बहुत सारे इश्यूज इसके साथ रिलेटेड है कि क्या मान लो कि वायरल वेक्टर और फॉरेन जीन जो इंट्रोड्यूस कर रहे हो तुम, उसका रिएक्शन क्या होगा, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। न्यूली इंट्रोड्यूस जीन क्या हो सकता है कि जो नॉर्मल हम लोग का जो फंक्शन कर रहा है उससे और दिक्कत हो जाए, उल्टा कैंसर हो जाए, ये भी हो सकता है। वायरल वेक्टर से कभी कभी कैंसर भी हो जाता है, ल्यूकेमिया हो जाता है। देखो नॉर्मल ब्लड ऐसे है तो ल्यूकेमिया वाला होगा तो वो अलग हो जाएगा। रिस्क है कि हो सकता है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो, क्योंकि ये जीन थेरेपी सब अर्ली स्टेज में है। जितना ही नैनो टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा उतना ही जीन टेक्नोलॉजी उतना ही प्रोग्रेस करेगा उसमें, समझ गए बात को। देखो ये करंट स्टेटस है जीन थेरेपी का, टेक्नोलॉजी स्टिल डेवलपमेंटल स्टेज में है, अभी वो फुलेस्ट पोटेंशियल ये रियलाइज़ नहीं किया है। बहुत सारे पेशेंट जो भी जीन थेरेपी किए हैं कोई लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिला अभी तक, ठीक है। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपका नैनो टेक्नोलॉजी में किस तरह का एडवांसमेंट होता है, उसका फिर यूटिलाइजेशन जीन टेक्नोलॉजी में किया जाएगा, ठीक है। पिछले क्लास में यही सब बताए थे। उसके बाद देखो एक ये भी टॉपिक किए थे कि जेनोमिक्स, ये क्या होता है, ये मतलब होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स अफेक्ट्स अ पर्सन रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। इसका मतलब है जहाँ देखते हैं कि एक जीन कैसे अफेक्ट करता है एक पर्सन्स के, जब पर्सन एक ड्रग्स लेता है तो वो जीन कैसे रिएक्ट करता है, हो सकता है वो अच्छे से रिएक्ट करे, हो सकता है उसका एंटी रिएक्ट करे, कुछ भी हो सकता है। दिस फील्ड कंबाइंस फार्माकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड जेनोमिक्स, दोनों साथ में कर देते हैं, इसी के लिए वो कॉम्बिनेशन वाला वर्ड कहा जा रहा है, ताकि हम इफेक्टिवली और सेफ मेडिकेशन हम कर सके, सेफ डोजेस कर सके जो पर्सन्स के जेनेटिक मेकअप में हेल्प करे उसको, ठीक है। ये पढ़ाए थे ना पिछले क्लास में, ये नहीं था उसमें, हाँ अच्छा उसमें नहीं आया था, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली उसमें था ये, चलो मैं ठीक से बता देता हूँ। तो ये था, मैंने उसमें नहीं डाला था बाय मिस्टेक। देखो ये फार्माकोजेनोमिक्स, देखो ये शब्द ही कह रहा है कि फार्मा यानी कि तुम्हारा ड्रग्स प्लस जेनोमिक्स, यानी कि जेनोमिक्स मतलब जीन टेक्नोलॉजी, ये जेनोम वाला चीज़, ये दोनों को क्लब्ड किया जा रहा है एक साथ, ठीक है। तो आई विल बी वेरी स्लो, यहाँ से मैं स्लो रहूँगा। देखो इट्स द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स अफेक्ट अ पर्सन्स रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। बोला कि हमारा जो जीन है कैसे अफेक्ट करता है, जब एक कोई पर्सन कोई बाहर से ड्रग्स लेता है, मेडिसिन लेता है, तो उस समय हम लोग का जीन यानी कि डीएनए किस तरह बिहेव करता है, बात समझे। हो सकता है कि वो हम बाहर से जो मेडिसिन ले रहे हैं उसके बाद वो हो सकता है कि हम प्रोटीन बनाने के लिए ले रहे हो सकता है हम दूसरे काम के लिए ले रहे हो, और हमारा जीन का हरकत डिफरेंट हो जाए, तो ड्रग्स हो सकता है, ड्रग्स का जो हम लिए हैं उसका नेगेटिव यूज़ हो जाए, नेगेटिव उसका साइड इफ़ेक्ट दिख जाए,
तो ये सभी चीज़ हो सकते हैं। जो फील्ड जिसमें हम फार्माकोलॉजी यानी कि ड्रग्स का स्टडी करते हैं और जेनोमिक्स जहाँ पे हम जीन और उसका फंक्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है, ये कंबाइन किया गया है दो फील्ड को, इसीलिए हम बोलते हैं कि फार्माकोजेनोमिक्स है ये, ठीक है, ताकि इफेक्टिवली और सेफ हम मेडिकेशन यानी कि सेफ ड्रग्स बना सकें, ठीक है, जो पर्सन जेनेटिक मेकअप में हेल्प करे उसको। यानी कि बाहर से खा रहे हैं तो आपका जो जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे हम चाहते हैं सुधार हो, वहाँ पे सुधार हो, सिंपल सी बात है, वहाँ पे उसका इम्पैक्ट पहुँचे, जिन कोई गलत रिएक्ट ना कर दे, समझे। ये दोनों को ही हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं इस तुम्हारे ब्रांच के अंदर। द मैनी ड्रग्स दैट आर करेंटली अवेलेबल और वन साइज फिट्स ऑल। अभी जो भी करंट अवेलेबल है कि एक साइज है जो कि सबके लिए होता है, बट दे वांट वर्क इन द सेम वे फॉर एवरीवन। हर आदमी के लिए वो ड्रग्स सेम काम नहीं करता है, क्योंकि इसका बॉडी का मैकेनिज्म डिफरेंट है। मेरा देखो वैक्सीन एग्जांपल देख लो कि वैक्सीन कई लोग बुखार लग गया, कई लोग बहुत ठीक है। तो जो आप अभी तक ये ड्रग्स है करेंटली अवेलेबल, वन साइज फिट्स फॉर ऑल, यानी कि एक ही ड्रग सबके लिए है। मैं एक ही ड्रग सबके लिए बराबर रिएक्ट नहीं करता है। आपका इम्यून सिस्टम डिफरेंट है, आपका बॉडी का मैकेनिज्म डिफरेंट है, डिफरेंट हो सकता है। विदाउट स्टडिंग द जेनेटिक मेकअप, जब तक हम जेनेटिक मेकअप के बारे में नहीं समझेंगे, हम बहुत सारा चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, इट इज़ अ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हु विल बेनिफिट फ्रॉम मेडिकेशन। जो बाहर से मेडिकेशन कर रहे हैं, बाहर से ड्रग्स डाल रहे हैं, ये ड्रग्स किसको सबसे बेटर फुलफिल करेगा, ये हमको पता नहीं चलेगा जब तक हम जेनेटिक उसका जेनोम सीक्वेंसिंग बढ़िया से ना देख ले, उसका न्यूक्लियोटाइड का हरकत पूरी तरीके से ना देख ले, समझ रहे हो। हु विल नॉट रिस्पॉन्ड, कौन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसका पर्टिकुलर जीन का स्ट्रक्चर होगा, वही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ठीक से इस ड्रग्स से, समझे। हु विल एक्सपीरियंस नेगेटिव, किसको साइड इफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव साइड इफेक्ट। तो ये सभी जानकारी के लिए ज़रूरी है कि फार्माकोजेनोमिक्स जो है उसको ठीक से अध्ययन किया जाए, उसको फ्लरिश किया जाए। करेंटली देखो ये जो फील्ड है इसे स्टिल अभी भी इन्फेंसी स्टेज में है, यानी कि अर्ली स्टेज में है। इन द फ्यूचर क्या हो सकता है कि हाँ, इससे बहुत सारे टेलर ड्रग्स हो सकते हैं, जिसके वजह से एक आदमी पर्टिकुलर जीन के लिए, पर्टिकुलर तुम्हारा आदमी के लिए, यानी कि पर्टिकुलर जीन है उसके अंदर, उसके लिए अलग अलग पर्टिकुलर मेडिसिन आ रहे हैं। तो पर्सनल मेडिसिन जिसको कहा जाता है, ये कई बार मैंने एडिटोरियल में भी कवर किया है तुम लोग का, बात समझे। तो इस तरह का हो सकता है विद द हेल्प ऑफ फार्माकोजेनोमिक्स, इसे हो सकता है, ठीक है। ये छूटा हुआ था, मैंने बता दिया इसमें, ठीक है। तो आज का क्लास एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है, बायोटेक्नोलॉजी का स्टेम सेल्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेम सेल, हर समय देखो एम्ब्रियो सेल और तुम्हारा ये सोमैटिक सेल, ठीक है, ये दोनों चर्चा हर समय हुआ है क्लास में भी, मैंने क्लास में कई बार पढ़ाया है तुम लोग को, बिल्कुल सोमैटिक सेल के बारे में बताया है, और इसमें थोड़ा और डिटेल से बताया क्योंकि ये कोर हिस्सा हो गया उसका। इसमें हम स्टेम सेल का बात करेंगे, ठीक है। स्टेम सेल का बात करेंगे तो एम्ब्रियो सेल का भी बात करेंगे। देखो सिंपल बात है कि वी ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, द स्पर्म फ्यूजेस विथ एग टू फॉर्म अ फ्यूज जायगोट। देखो जायगोट जो क्या है कि वो सिंगल सेल्ड है। अब देखो रिप्रोडक्शन के टाइम में क्या होता है कि स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है और वहाँ पे जायगोट फॉर्म होता है। जायगोट एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल है, वही जाके तुम्हारा जायगोट ही जाके बाद में फ्यूटस बनता है। तो जायगोट के बाद जो फ्यूटस का यात्रा है वहीं से लिविंग बीइंग शुरू हो गया, वहीं से आर्टिकल 21 का बात हो गया। हमने तो ये कहा नो, इट्स अ वेरी मैटर ऑफ सीरियसनेस, ये है हंसने वाली बात नहीं है, तुम इनकाउंटर करोगे इसमें। आर्टिकल 21 वहीं से शुरू हो गया, यही अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, ये स्ट्रेंज वाली बात नहीं है। हाँ फ्यूटस से शुरू होगा, बिल्कुल फ्यूटस से इसलिए शुरू होगा क्योंकि ये सिंगल सेल का यात्रा करते करते हम एक स्पेशलाइज सेल की तरफ मूव कर गए हैं। देखो कितना गजब की बात है कि एक सिंगल सेल जो कि हमारा स्पर्म सेल और एक सेल के मिक्स होने के बाद जो जायगोट बन रहा है, वही जायगोट बाद जाके तुम्हारा फ्यूटस में कन्वर्ट हो रहा है। फ्यूटस क्या है कि वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म हो गया, आपका अलग अलग सेल बन गया। एक सिंगल सेल इतना सेल को प्रोड्यूस कर सकता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। वही बोला कि एक सिंगल सेल जायगोट है वो इंटायर ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस कर देता है, जिसका सब ऑर्गन्स है। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? वेरी ब्यूटीफुल थिंग। वन सेल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिज्म। एक सेल यानी कि जायगोट बताओ एक पूरा ऑर्गेनिज्म को बना देता है। यही प्रॉपर्टी को कहते हैं टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है? एबिलिटी कि जहाँ पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज इसी को हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं, यानी कि टोटल पोटेंशियल है इसको। बात समझे ना? अब देखो ये टोटीपोटेंसी जो शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अभी तुमको बताएंगे कि यहीं पे तुम्हारा थोड़ा एथिकल डायलेमा भी छुपा हुआ है, यही आर्टिकल 21 का जो बात कर रहे थे, ठीक है। सब इम्पोर्टेंट है, घबराने वाली बात नहीं है, हर एक चीज़ का यूज़ होता है, समझे ना? ये समझ में आया तुम लोग को?
आगे देखो स्टेम सेल, देखो स्टेम सेल शुड बी, अब देखो व्हाट आर स्टेम सेल्स, तो स्टेम सेल्स क्या है, देखो स्टेम से अभी तो तुमने समझा कि कैसे जायगोट से फिर फ्यूटस बनता है ना, उसके बाद कैसे टोटीपोटेंसी आता है, यानी कि एक जायगोट से पूरी तरीके से बॉडी फॉर्म हो गया है, तो कहेंगे टोटल पोटेंशियल है। यहाँ पे तुम लोग को 2 सेल पढ़ना होगा, एक एम्ब्रॉयड सेल और तुम्हारा एक सोमेटिक सेल, बात समझे, तो अभी थोड़ी देर में जानते हैं हम लोग। स्टेम सेल का मतलब है कि एबल टू डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएटेड देमसेल्फ इनटू ए स्पेशलाइज्ड सेल्स। देखो स्टेम सेल का मतलब होता है कि वो डिवाइड करता है, और उसके बाद जाके वो स्पेशलाइज्ड सेल बनाता है। स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब है किडनी सेल जिसका अपना काम है, लंग सेल वो अपना काम है उसका, तुम्हारा न्यूरॉन सेल उसका अपना काम है, ब्रेन फंक्शन। तो ये क्या करता है, तुम्हारा स्टेम सेल का काम है कि वो डिवाइड करता है, जो तुम्हारा डिफरेंशियल डिवाइड करता है और जाके वो स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट करवाता है। दैट इज द रोल ऑफ योर स्टेम सेल, नंबर 1। दूसरा क्या कि शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, इसके पास कैपेबिलिटी है कि वो सेल डिवीजन होगा, और इसी को बोलते हैं बायोलॉजी में मेटोसिस बोला जाता है, ताकि मोर सेल्स प्रोड्यूस कर सके। जितना मोर सेल्स प्रोड्यूस होगा उतना ही मल्टी ऑर्गेनिज्म हम बनते चले जाएंगे। तो स्टेम सेल का ये इतना बड़ा बहुत बड़ा रोल है कि बिकॉज ऑफ इट हम एक स्पेशलाइज्ड सेल हमको मिलता है, जो किडनी सेल हो गया, लंग सेल हो गया, है ना, न्यूरॉन सेल हो गया, एंड बहुत सारा सेल। हमारा इंटेस्टाइन सेल है, गट सेल है, हमारा पेट का जो सेल है जो खाली इंटेस्टाइन का ही काम करेगा, पाचन क्रिया में काम करेगा, डाइजेशन सिस्टम में काम करेगा, समझ रहे हो ना, बिकॉज ऑफ द स्टेम सेल। स्टेम सेल का ये काम होता है, समझे। अब देखो कि वेयर आर द स्टेम सेल्स फॉर्म, कहाँ पे स्टेम सेल मिलता है। देखो ह्यूमन एम्ब्रियो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एम्ब्रियो जो अभी बताए थे तुमको, एम्ब्रियो जाइगोट वाला जो है वही तुम्हारा गुड सोर्स वेयर द सेल्स आर टोटीपोटेंट। अब बोला है कि देखो जो एम्ब्रियो मतलब होता है वही जो अभी जाइगोट बना है और वो फ्यूटस की तरफ मूव किया है, और एम्ब्रियो मतलब क्या कि उसमें स्ट्रक्चर आना शुरू हो गया, स्ट्रक्चर आना नहीं है, अब आने वाला है, माँ वो सक्षम है कि अब स्ट्रक्चर दे सकता है। दैट इज ए एम्ब्रियो, अर्ली स्टेज जो बोलते हैं फ्यूटस का अर्ली स्टेज को ही एम्ब्रियो कहा जाता है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्या कि टोटीपोटेंशियल है, समझते जाओ बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं। ये इसलिए है क्योंकि हम वो चाहेंगे कि एम्ब्रियो निकाल के हम बहुत नया चीज़ कर सकते हैं, क्या कि उसके अंदर पोटेंशियल है तो किडनी भी बना देगा, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो न्यूरॉन भी बना देगा, उसके अंदर पोटेंशियल है वो भी बना देगा। यदि हम किसी गर्भवती के पेट से, मान लो ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कितना वायलेशन हो सकता है। कोई गर्भवती महिला है, उसके हम पेट से मान लो कि हमने निकाल दिया एम्ब्रियो, ठीक है, और वो मेरे पास तो एक बहुत भयानक सोर्स हो गया। अब वो तो पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट सेल जाएगा, बनेगा, तो वहाँ से हम कुछ सेल निकाल के हम वो वाला किडनी वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कुछ वो बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, यानी कि पूरा तहलका मच जाएगा। ये जो डोनेशन वोनेशन का देखते हो ये सब मार्केटिंग खत्म हो जाएगा, तो हम आराम से कर सकते हैं। एम्ब्रियो को निकालना गर्भवती महिला के पेट से ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है कि नहीं है, क्योंकि एम्ब्रियो का मतलब है कि राइट टू लाइफ आपको मिल गया है, तो एथिकल इश्यूज है, एथिकल डायलेमा है, इसलिए हम नहीं करते हैं। और यहीं पे जो जापान का एक साइंटिस्ट है और एक जगह दूसरी जगह का साइंटिस्ट, इसको नोबेल प्राइज़ मिल जाता है, वो डिफरेंट तरीके से बोला कि यस इस तरीके से हो सकता है, इसमें एथिकल कंसर्न भी नहीं है, जो कि लास्ट पेज में पढ़ोगे। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। जो सोमेटिक सेल होता है, देखो एम्ब्रियो सेल का मतलब क्या है कि वो अभी जस्ट सिंगल सेल है, अभी वहाँ से निकाल के स्पेशलाइज सेल बना सकते हैं। जो सोमेटिक सेल है वो स्पेशलाइज सेल हो चुका है, जैसे किडनी सेल हो गया, तो उसका हम लोग निकालेंगे तो उतना फायदे में नहीं रहेंगे, वो स्पेशलाइज सेल है। हम किडनी सेल का निकालेंगे तो किडनी ही बना सकते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं बन सकता। एम्ब्रियो सेल से निकाल के हम न्यूरॉन सेल भी बना सकते हैं, हम गट सेल भी बना सकते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन सेल भी बना सकते हैं। तो देख रहे हो दोनों में क्या हो गया, स्टेम सेल का सोमेटिक सेल का नुकसान है, एम्ब्रियो सेल का फायदा है। मैं एम्ब्रियो सेल को निकाल नहीं सकते क्योंकि एथिकल डायलेमा है यहाँ पे। तो समझ रहे हो बात को? बिल्कुल। देखो अब देखो, तो ह्यूमन एम्ब्रियो इसलिए कहा जाता है कि इसलिए कहा जाए गुड सोर्स है, जिस सेल्स को हम टोटीपोटेंशियल की तरफ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वही एम्ब्रियो जाके पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आएगा, आपका सेल किडनी सेल सब बनेगा। स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं एडल्ट में और चिल्ड्रन में भी, ठीक है। स्टेम सेल जो है जो कैपेबल है, और इसके वजह से तुम्हारा जो ऑर्गेनाइज्ड बनता है ना। अभी जस्ट ऊपर देखो, अभी जस्ट हमने क्या बोला कि स्पेशलाइज्ड सेल बनने में स्टेम सेल का बहुत बड़ा रोल है। देखो एडल्ट स्टेम सेल्स या सोमेटिक सेल, अभी याद आया, समझ में आया, इसी को सोमेटिक सेल्स कहते हैं। वो नॉन एम्ब्रॉइक सेल होता है, यानी कि वो एम्ब्रॉइक सेल नहीं है, नॉन एम्ब्रॉइक है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड पैटर्न में कन्वर्ट हो चुका है, वो अर्ली स्टेज में नहीं है, वो हो चुका है। वो कहाँ पे मिलता है हमको? बोन मैरो में मिलता है। अदर बोन मैरो बताए थे जब ब्लड के बारे में बताए थे, तो बीच का हिस्सा वाला जो हमारा जो हड्डी है उसके बीच के हिस्सा से मिलता है। जैसे एग्जांपल देखो,
कि हमको नॉन एम्ब्रियोनिक सेल कहाँ कहाँ से मिलता है, हार्ट से, ब्रेन से, किडनी से और गट से यानी कि इंटेस्टाइन से, क्योंकि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल तुम्हारा वो स्पेशलाइज सेल है ये सब, तो वहीं से हमको सोमैटिक सेल मिलता है, वहीं से हमको स्टेम सेल मिलता है। एडल्ट जो तुम्हारा स्टेम सेल, इसका मतलब ये नहीं कि चिल्ड्रन में नहीं मिल सकता, वो हमारे बच्चे में मिल सकता है। एडल्ट का मतलब कुछ दूसरा कुछ है, वो हाँ वो सेल के हिसाब से एडल्ट है, वो चिल्ड्रन और वो एडल्ट आदमी के हिसाब से नहीं है, कंफ्यूज मत होना। देखो यही बोला कि दे आर फाउंड एज अनस्पेशलाइज सेल अमंग द स्पेशलाइज सेल इन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अब जो बोल रहा है कि जो सोमैटिक सेल से क्या है, ये अनस्पेशलाइज सेल है, मगर कहाँ पे पाया जा रहा है, स्पेशलाइज सेल में पाया जा रहा है। तो अनऑर्गेनाइज है तो वहाँ से पकड़ के फिर से हम किडनी बना सकते हैं, फिर से हम वो बना सकते हैं। मिला तो हमको ऑर्गेनाइज सेल में ही मिला है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में ही मिला है, किडनी में ही मिला है, गट में ही मिला है। मैं एम्ब्रियो का ऐसा नहीं है, एम्ब्रियो अभी वेल डिफाइन हुआ ही नहीं, कोई भी एक हिस्सा उठा कर हम किडनी बना सकते हैं, उसी हिस्सा को हम न्यूरॉन सेल भी बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो बोला कि दिस यानी कि सोमैटिक सेल या स्टेम सेल्स कैरी आउट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ये क्या करता है, टिश्यूज को भरने में काम करता है। यानी कि मान लो अब सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। अरे जानते हो, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन एक ह्यूमन बींग बन जाता है। ये जानते हो तुम किस तरह पॉपुलेशन का वो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम डेड सेल को रिप्लेस करता है स्टेम सेल, समझे। इसके पास एबिलिटी है कि ये डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होकर ऑल द सेल टाइप्स ऑफ ऑर्गन फॉर्म विच दे ऑरिजिनेट, और एक साथ फॉर्म होकर तुम्हारा वो बन जाता है, तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाता है। सो दे हैव कैन पोटेंशियली रीजनरेट द इंटायर ऑर्गन फ्रॉम अ फ्यू सेल्स, यानी कि फ्यू सेल से वो एक नया ऑर्गन क्रिएट कर दिया, किडनी क्रिएट कर दिया, है ना, वो लीवर क्रिएट कर दिया, वो गट सेल क्रिएट कर, गट तुम्हारा इंटेस्टाइन बना दिया, समझ रहे हो। दैट इज द रोल ऑफ योर सोमैटिक सेल, दैट इज योर एडल्ट स्टेम सेल। सो दे सब एज अ सॉर्ट ऑफ इंटरनल रिपेयर सिस्टम, वो हमारा इंटरनल रिपेयर सिस्टम है, डिवाइड होता है, साथ साथ जो सेल का जो रिप्लेसमेंट होता है, यानी कि टिश्यू का जो रिप्लेसमेंट है वो भी करते रहता है। ये स्पेशलाइज ऑर्गन बनाने में हेल्प करता ही करता है, साथ साथ जो टिश्यू से जो बर्बाद हो गया उसको भी रिकवर करने में हेल्प करता है। यानी कि स्टेम सेल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन बींग के लिए, सिंपल समझते जाओ। बहुत सारे ऑर्गन्स में लाइक ब्लड यानी कि तुम्हारा जो इंटेस्टाइन है या बोन मैरो में स्टेम सेल रेगुलरली डिवाइड, हर समय डिवाइड करता है, रिपेयर करता है और रिप्लेस करता है जो डैमेज टिश्यूज है। तो रिपेयरिंग का काम तो हो ही रहा है, साथ साथ तुम्हारा इंटायर ऑर्गन को भी बनाने में ये हेल्प कर रहा है, समझ रहे हो बात को। इट इज़ द वर्क ऑफ योर स्टेम सेल। और देखो स्टेम सेल का रोल क्या है, देखो एग्जांपल प्रॉपर्टीज अभी जस्ट तुमको समझ में आ गया कि स्टेम सेल कैपेबल है डिवाइडिंग एंड रिन्यूइंग देमसेल्फ, सही बात है, रिन्यू कर सकता है। ये अनस्पेशलाइज है, ये करने के बाद ना तुम्हारा स्पेशलाइज बना जी। दूसरा क्या है, देखो यही लिखा है थर्ड में कि इसके वजह से स्पेशलाइज सेल टाइप्स बन जाते हैं, किडनी बन जाते हैं, वो लीवर बन जाते हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, देखो मेन एप्लीकेशन क्या है, जैसे भी जानते हो कि डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए हो सकता है ना, और तुम्हारा बहुत सारे डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी हो सकता है, ब्लड कैंसर को, और पार्किंसन डिजीज देख लेना, यही पार्किंसन डिजीज का ही प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तुम्हारे कुछ दिन पहले जो तुम्हारे, हाँ स्टेनलेस स्वामी, यही पार्किंसन ही था, देख लेना डिजीज। उस डिजीज को भी कंट्रोल करने में तुम्हारा स्टेम सेल का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ब्लड फॉर्मिंग एडल्ट स्टेम सेल ऑफ बोन मैरो और ओनली टाइप ऑफ स्टेम सेल इज यूज फॉर ट्रीटिंग डिजीज। मगर देखो ये समझना होगा, अब देखो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस है, मगर अभी सब पूरा एप्लीकेशन पूरा अभी वर्ल्ड में यूज़ नहीं हुआ, सब इन्फेंसी स्टेज में है, अभी इन्फेंसी स्टेज में। कुछ ही कुछ जो प्रक्रिया है एप्लीकेशन स्टेम सेल का वो हम ह्यूमन बींग के बीच में आया है, बाकी सब ये लैब में रिसर्च चल रहा है, बात समझ में आया। तो अभी तक कौन सा आया ह्यूमन बींग के पास, तो वो सेकेंड वाला है। करेंटली बोला जा रहा है कि जो ब्लड फॉर्मिंग एडल्ट स्टेम सेल से जो ब्लड फॉर्म होता है बोन मैरो से, वही जो है वही अभी यूज़ करते बहुत सारे डिजीज को ट्रीट करने में। बाकी जितने भी है स्टेम सेल से रिलेटेड एप्लीकेशन हो रहा है वो पूरी तरीके से लेबोरेटरी बेस्ड है, लैब बेस्ड है, समझ में आ रहा है। थर्ड देखो कि हम स्टेम सेल का यूज़ कर सकते हैं डायबिटिक्स 1 पेशेंट को भी क्योर करने के लिए, जो डायबिटिक टाइप अलग अलग टाइप्स का होता है, डायबिटिक टाइप 1 को क्योर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। स्टेम सेल हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी कर सकते हैं, हमने तो बोला है हम कर सकते हैं, ठीक है। जो मान लो कि एग्जाम्पल है कि मान लो कि स्किन विक्टिम है, यानी कि एसिड अटैक हो गया किसी का, स्किन जल गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए हम इसका टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, स्टेम सेल का। बात समझें। उतना ही नहीं, तुम्हारा जो स्पाइनल कॉर्ड, यदि स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाता है तो पैरालिसिस हो जाता है, समझे ना, उसको भी ठीक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। आई डिजीज को भी ठीक करने के लिए तुम्हारा स्टेम सेल का यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, और आने वाले समय में इसका एप्लीकेशन और हम देखेंगे, इसका इन्फोर्समेंट भी देखेंगे इसका। तो टीथ एंड हेयर के लिए भी हम स्टेम सेल का यूज़ करते हैं कि हाँ गंजा हो गया तो स्टेम सेल का यूज़ कर लो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, समझे। तो मैं कंट्रोवर्सी
कंट्रोवर्सी जो सराउंड है तुम्हारा स्टेम सेल थेरेपी के आसपास। तो देखो मैंने पहले भी कह दिया, मैंने शुरू में ही बोल दिया कि एम्ब्रॉइक स्टेम सेल जो है, अब स्टेम सेल दोनों ही हो सकता है, एक आपका एडल्ट स्टेम सेल भी होता है, एम्ब्रॉय भी हो सकता है जो अर्ली स्टेज में है ना। अब बताओ एम्ब्रॉय मतलब होता है अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये फ्यूटस का अर्ली स्टेज है, ठीक है। अब एम्ब्रॉइक सेल को आप सेपरेट करते हो और लैब में ले जाते हो, तो वहाँ पे आप एम्ब्रॉइक डेवलपमेंट होने नहीं दे रहे हो गर्भ के अंदर, और वो एम्ब्रॉइक डेवलपमेंट होने के बाद ही बच्चा होने वाला है, तो वहाँ तो आप गर्भवती महिला के साथ तो बहुत बड़ा बात हो गया, ये तो पूरी तरीके से आर्टिकल 21 का वायलेशन हो गया। देखो वहाँ पे लिखा गया है ये तो किलिंग ऑफ चाइल्ड है, ठीक है। तो लीगली एम्ब्रियो जो है फॉर्म हो रहा है वो तो ह्यूमन लाइफ हो गया। हमने तो यहाँ पे तुम लोग को ये भी बता दिया था एडिटोरियल में कि कहाँ तुम्हारा जो हमारा जो हाथ का क्या बोलते हैं उसको, रेखा देखने, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में डिफरेंस भी बताए थे। उसमें हमने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसमें आदमी जब गर्भ से जन्मता है तब उसका लिया आता है, मगर साइंस के हिसाब से जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है तभी लिया जाता है। हाँ, तब इसका मतलब राइट टू लाइफ तो वहीं पे हो गया। सिंपल सी बात है, देखो कितना अच्छा लॉजिक दिया। यानी कि हमारे फ्यूटर्स को भी, यानी कि हमारे एम्ब्रियो को भी पूरा इंजॉय करने का अधिकार है ह्यूमन लाइफ के तौर पे, ठीक है। ये आर्टिकल 21 के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो कि यहाँ से ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगा एम्ब्रियोस का, यदि ये इसको इजाज़त दिया जाए तो। गरीब जो आदमी है वो वल्नरेबल है ना, वो बेच देगा आराम से बेच देगा और खाएगा उसी से बैठ के, और बहुत नेगेटिव मार्केट क्रिएट हो जाएगा। जहाँ पॉपुलस कंट्री है वहाँ तो और ज़्यादा नेगेटिव मार्केट क्रिएट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बोला है कि देखिए ये यूजिंग हम एडल्ट स्टेम सेल का यूज़ करके, है ना, और इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का यूज़ करके हम कंसर्न को वो कर सकते हैं, यानी कि एम्ब्रॉय स्टेम सेल का यूज़ नहीं करेंगे, वो करेंगे तो अनइथिकल बात हो जाएगा। माँ हम इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का यूज़ कर सकते हैं, वो लेस तुम्हारा क्या है, वो ज़्यादा एथिकल डायलेमा वाला चीज़ नहीं है। मगर एडल्ट सेल को एक्सट्रैक्ट करना एक बहुत बड़ा चुनौती है, और इस चुनौती को पूरा पार करके किसी को नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो देख सकते हो तुम लोग, यही जो दो शख्सियत है जो दिख रहा है तुम लोग को, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, बहुत डिफरेंट, बहुत अजूबा काम किया इन्होंने। देखो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स दैट इज IPSC। देखो इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे पास सोमेटिक सेल है, यानी कि तुम्हारे पास एडल्ट सेल है, तो एडल्ट सेल से निकाल के हम पहले वाला सेल लेके चलते हैं ना, एक पहले वाला सेल से एडल्ट सेल बना है तो उसको करके पीछे रिवर्स कर देते हैं उसका, फिर वहाँ से सब निकाल लेते हैं। हाँ हो सकता है, देखो ना वही किया है। देखो अनडिफरेंशिएटेड स्टेल स्ट्रिप टर्न इनटू द डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। आप देखो अनडिफरेंशिएटेड सेल था जिसके ये स्टेम सेल की वजह से अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल बन के डिफरेंशिएटेड सेल बना, यानी किडनी बना, अलग अलग बना। मगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन से ये जो डिफरेंशिएटेड सेल है उसको फिर से टर्न बैक कर सकते हैं हम लोग, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में कर सकते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? ये पीछे फिर से बैक कर रहा है, पीछे करनी तो सब मिल गया हमको, और वहाँ से करो तुमको जो करना है। समझते जाओ चीज़ों को, समझ में आया तुम लोग को, बच्चे लोग को? यानी कि ये जो आपका इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है वो एक तरह से एम्ब्रियोइक स्टेम सेल की तरह काम करेगा आपका, और ना कोई इसमें एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है ना बात? देखो वहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये सेम कैरेक्टरिस्ट होगा जो तुम्हारे ह्यूमन एम्ब्रियोइक स्टेम सेल का होगा, यानी कि ये भी टोटिपोटेंसी होगा, यानी कि ये भी सेल है, इसके पास पूरा पावर है कि ये पूरा ह्यूमन ऑर्गन को क्रिएट कर सके। बात समझे? पीछे ले गए उसको। तो बोला कि देयर आर मैनी मोर डिफरेंशिएटेड सेल, हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में ज़्यादातर डिफरेंशिएटेड सेल है एज कम्पेयर टू अनडिफरेंशिएटेड सेल, क्योंकि बॉडी में स्ट्रक्चर बन चुका है हमारा, इसलिए सो लार्ज नंबर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कैन बी मेड फ्रॉम अ पेशेंट ओन डिफरेंशिएटेड। इसलिए जो डिफरेंशिएटेड सेल है, यानी कि जो वेल डिफाइंड है, किडनी है, वहीं से निकाल के हमको अनडिफरेंशिएटेड सेल की तरफ मूव करना होगा। एग्जांपल देखो स्किन सेल पूरी तरीके से डिफरेंशिएटेड है, उसको तोड़ के अनडिफरेंशिएटेड की तरफ मूव करना होगा, और वहाँ जाकर वो एम्ब्रियो की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो कहा है हम एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करें, सबसे बढ़िया है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम वो कर ले, ज़्यादा बेटर है। तो देखो इस डिस्कवरी के लिए, अद्भुत डिस्कवरी के लिए जॉन बी गॉर्डन और साइना यामानाकावा को नोबेल प्राइज़ मिला है 2012 में, ठीक है। एक जापान के हैं, ये जो यामानाकावा जो है फर्स्ट वाले वो जापान के हैं, ठीक है। तो अदर इश्यूज़ क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें, मगर देखो ये भी इन्फेंसी स्टेज में, अभी समय लगेगा इसको बढ़ने में। ये सब नया चीज़ है, जितना भी तुम बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ता है ये सब नया चीज़ है, ये 10 साल के अंदर ही फ्लरिश हुआ है इस लेवल पे। तो बोला कि IPSC जो आप जानते हो ये स्टिल फुली अब फंक्शनल नहीं है,
और फुल फंक्शनलिटी के लिए अभी मेजर प्रॉब्लम होगा, मेजर चैलेंज होगा आने वाले समय में। स्टेम थेरेपी अभी भी इंक्लूसिव ट्रीटमेंट नहीं माना जाता क्योंकि बहुत पैसा लगता है इस ट्रीटमेंट के लिए, तो पोर पीपल तो एफोर्ड कर नहीं पाएंगे और हो सकता है इसका मिसयूज़ भी हो जाए। तो ये सब एथिकल इश्यूज़ है अभी भी स्टेम सेल के साथ। हाँ, अच्छी बात है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस लेवल तक का गया है। समझ गए? दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।